पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। पहले मैं थोड़ा सा इसके जो पीछे घटनाक्रम हुआ था जयपुर, तो उसकी चर्चा करना चाहूँगा। जैसा आपको पता होगा, राजस्थान में जो भी लगभग एक साल से राजस्थान में जो भी भर्तियाँ हो रही हैं उसमें बड़े लेवल पे घोटाले हो रहे हैं और प्रायोजित तरीके से घोटाले हो रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एक नकल माफिया ने घोटाले करवाए हैं या पेपर लीक करवाए हैं, उसमें सरकार का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो उससे आहत होकर मैंने इस्तीफ़ा दिया था और जयपुर में सबसे पहले मैंने 21 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी पत्र लिखा था। तो पत्र मेरे पास में आपको बाद में दे दूँगा। तो उस पत्र में पूरा मैंने जो प्रकरण है वो उसमें उनको लिखा और जो विद्यार्थियों की मुख्य मांगें हैं वो उसमें मैंने उसे मेंशन किया था। तो उस पत्र का हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो 4 जनवरी को जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आह्वान किया था कि 6 तारीख को शहीद स्मारक पर हम धरना देंगे। तो 5 तारीख को हमने कमिश्नरेट में परमिशन के लिए लेटर दिया। लेटर में हमको मना कर दिया कि आपको हम जो शहीद स्मारक में धरने की अनुमति नहीं देंगे जबकि तब तक धारा 144 नहीं लगी थी। 100 व्यक्तियों के धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन दे रहा था, पर प्रशासन ने घबरा के हमको अनुमति नहीं दी। जो गाइडलाइन आई थी वो 5 तारीख की रात को आई थी। तो हमने पहले से हमारा जो प्रोग्राम था वो फिक्स था। प्रोग्राम के अनुसार हम 6 तारीख को शहीद स्मारक गए। धीरे धीरे जो विद्यार्थी हैं, युवा, वो आ रहे थे और पूरा प्रोटोकॉल था। आपको मैं फोटोग्राफ दिखा दूंगा जिसमें पुलिस वालों से हम बात कर रहे हैं। पुलिस वालों ने हालांकि मास्क नहीं लगा रखा, हमने फिर भी मास्क लगा रखे थे और न भीड़ थी, प्रॉपर डिस्टेंस था, पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था। अचानक कुछ मीडिया के बंधु आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया और अचानक पुलिस के एक डीसीपी आए और उनके साथ में भारी पुलिस का जमावड़ा था। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी पहले भाई कि आप यहाँ से चले जाइए, जो भी है, उन्होंने कोई हमको पहले इंडिकेट नहीं किया। अचानक हमारे बच्चों को वो पकड़ के बस की तरफ ले जाने लग गए। तो मैंने बीच में उनको रोका कि आप बच्चों को क्यों पकड़ रहे हो, ये बेचारे, इनको आप गला भी घोट दिया, इनको आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। तो फिर उन्होंने मेरे भी यहाँ से कॉलर पकड़ के और बस की तरफ घिसते हुए ले गए। बस के अंदर ले जाके खूब पिटाई की, बच्चों को लात घूंसों से मारा है, मेरे बाल खींचे हैं, बदतमीजी करी है, बहन बेटियों की गालियाँ दी हैं, लाठियों से पेट पे मारा है, मोबाइल छीन लिए गए। एक पत्रकार थे, उनका मोबाइल छीन लिया, उनने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो डिलीट कर दिया। उनको मारा भी, थाने में ले जाके हमको नीचे फर्श पर बैठा दिया और जितनी धमकियाँ वो दे सकते थे वो सारी धमकियाँ उन्होंने दी। तो उससे साफ मतलब चल रहा था कि पुलिस अपने लेवल पे कुछ नहीं कर रही, ऊपर से पुलिस को इशारा था। मुख्यमंत्री के लेवल से पुलिस को पूरा गाइड किया जा रहा था कि इनके साथ क्या करना है। और मैं वही देख रहा था कि 6 तारीख को आप कोई भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम देखिए या राजस्थान में कहीं भी आप नज़र डाल के देखिए, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग हुई है पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 आदमी 50 आदमी यदि सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनके घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनका सरकार दमन करती है। तो यही उन्होंने किया। हमको विद्यार्थियों को बोला कि आपके खिलाफ ऐसे केस लगा देंगे, आप क्या आंदोलन करोगे, फिर पढ़ते रहना ज़िंदगी भर, नौकरी तो भूल ही जाना। इस तरह की धमकी देके विद्यार्थियों को डराते हैं ये लोग। और वो पूरा खेल मुझे समझ में आया कि आखिर विद्यार्थी रोड पे क्यों नहीं आ पाता, आंदोलन में क्यों इतनी जो संख्या वो नहीं आ पाती उनकी। यदि उसको आप केस उस पर लगा दोगे, तरह तरह की धाराएँ लगा दोगे, तो वो बेचारा कहाँ से आएगा। घर वालों का प्रेशर ऊपर से होता है। कोर्ट में मामला चला गया किसी भी भर्ती का, तो कोर्ट में विद्यार्थियों के पास न इतना पैसा होता, कहाँ से इतना लाखों रुपए कलेक्ट करके वकील को फीस देंगे, तो वहाँ पे केस स्टैंड नहीं कर पाता। ये बहुत सी समस्याएं हैं, इसका सरकार लाभ उठाती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे रिट का पेपर आउट हुआ, आप लोगों ने पूरे ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, सबूत पुटअप किए, पर विद्यार्थियों का आंदोलन थोड़ा सा उग्र होता और वह सरकार को नज़र आया, उसमें फूट डालना शुरू कर दिया। ये 50,000 जो पद बढ़ाने की बात थी रिट में, ये सरकार के द्वारा ही प्रायोजित थी। उन्हीं के एजेंट थे, उनके द्वारा मांग उठाई गई ताकि आंदोलन टूट जाए। उसके बाद में बीएसटीसी और बीएड वालों की लड़ाई करवा दी कोर्ट में। अब थोड़ा सा वो शांत हुआ, विद्यार्थी फिर से लामबंद होना स्टार्ट हुए, तो 20,000 जो पद है वो मई में, रिट के जो पद हैं वो मई में सर्जित करने की बात कही गई। तो वो इकट्ठा होने नहीं देते विद्यार्थियों को। उनकी जो उसका संगठन है, उनकी एकजुटता, उसको तोड़ते हैं।
उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि विद्यार्थी परेशान नहीं है, बहुत आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा रोष है उनमें, और अपनी बात वो जिस जरिए से भी कह सकते हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। मेरे पास हर ज़िले से, राजस्थान से बाहर से फ़ोन आए, दिल्ली से आए, यूपी से आए, आपके एमपी से आए, मुंबई से फ़ोन आए। राजस्थान के ऐसा कोई ज़िला नहीं जहाँ से मेरे पास में 100 फ़ोन नहीं आए, सारे फ़ोन तो पिक भी नहीं कर पाया मैं, और बोल रहे हैं सर हम आपके साथ हैं। पर सर डर एक ही चीज़ का लगता है कि हमारे खिलाफ़ ये केस लगा देंगे। अब बताओ उसका क्या इलाज करें, केस लगा देंगे। ये मतलब दमनकारी इनकी नीति है, अपने ही बच्चों पे, अपने राज्य के बच्चों, इन्हीं की संतानें हैं ये, इन्हीं पे वो केस लगा रहे हैं, इन्हीं का दमन कर रहे हैं। तो सरकार आखिर करना क्या चाहती है? ये किस तरह का लोकतंत्र है? मतलब आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार भी करें और उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाने दें। तो साथियों, अभी जो 1 साल में पहले लाइब्रेरियन की भर्ती में घोटाले हुए, उसमें एसओजी जांच कर रही है, एसओजी की रिपोर्ट नहीं आई और वो नियुक्तियाँ दे रहे हैं। जेएन में नियुक्तियाँ दे रहे हैं, एसओजी की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, वो नियुक्तियाँ दे रहे हैं। राजस्थान एसआई की 3 दिन लगातार एग्ज़ाम चली है, 13, 14, 15 सितंबर। बीकानेर से पेपर जो है वो व्हाट्सएप से जाता है पाली, वहाँ से सोल्व होके आता है हमारा सीट वापस बीकानेर, वो आपके जो है उस पर मोबाइल पे वायरल होता है। जयपुर में एक सेंटर से मोबाइल की पूरी फुटेज वायरल होती है ओमार सीट भरते हुए। 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं, एसओजी की जांच चल रही है, और अभी उसमें इन्होंने फिजिकल के लिए डेट डिसाइड कर दी। कभी भी जो आप देखो एसआई की जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूरी प्रक्रिया वो 4-4 साल चली हैं। पहली बार है देखो इतनी फास्ट प्रक्रिया चल रही है कि इनको इतनी जल्दी है कि जल्दी से जल्दी 1 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके नियुक्तियाँ दे दी। ऐसे रिट में हुआ, रिट 26 सितंबर को रिट का पेपर हुआ। उससे पहले न्यूज़पेपर में आई कि 100 करोड़ की डील हुई है पेपर आउट करने की, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। फिर पेपर आउट होने की हर न्यूज़पेपर में छपा है, सबूत पेश किए गए सरकार के सामने, पर सरकार ने नहीं माना। उसके बाद में 27 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री डोटासरा कहते हैं कि यदि कोर्ट की अड़चन नहीं हुई तो लगभग 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा रिट का। तो कोर्ट की अड़चन तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में ख़त्म हो गई, 5-6 दिन में तुरंत रिट का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया दिवाली से पहले, जब लगातार कोर्ट की छुट्टियां थी। उसके बाद में अब देखिए आप अब ये फॉर्म भरवा रहे हैं रिट के। पहली बार है कि सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं रिट में, जो विद्यार्थियों जो पास हो गए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिले, बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म भरवा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब आप अंदाज़ा लगाओगे? मतलब इनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, कहीं से सीबीआई इंक्वायरी का प्रेशर आ गया जनता की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, तो हमको माननी पड़ गई, तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। जो शिकंजा है वो उन तक जाएगा, इसलिए फटाफट ये प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। विद्यार्थी काफ़ी मुलाकात किया, उन लोगों ने सब ने बोला कि सर आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने उनसे ये कहा भाई आप लोग अभी धारा 144 लगी है, हमने जयपुर राजधानी से लड़ाई शुरू करी और इस लड़ाई को हम गांव तक ले जाएंगे। मेरा गांव जाखड़ों का पास छोटा सा गांव है, 200 के आसपास आबादी है। तो ये लड़ाई जो है हम शहर से लेके गांव गली गली तक की लड़ाई ले जाएंगे। अब मैंने फिर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ये पत्र की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। यदि वो नहीं मानते हैं इन 3-4 दिनों में, तो 17 तारीख को मैं अपने गाँव में आमरण अनशन का आह्वान कर रहा हूँ मीडिया के सामने। मैंने घर पर चर्चा की मेरे माता पिता से, मेरी वाइफ से। मेरी वाइफ ने बोला मैं आपको नहीं बैठने दूंगी, मैं भी आपके साथ बैठूंगी। तो मेरे साथ भी मेरी जो पत्नी है वो आमरण अनशन पर बैठ रही है 17 तारीख को। आपको कोई प्रश्न करना तो कर सकते हो। आपने जो इस्तीफा भेजा था वो आपका मंजूर हो गया? नहीं, वो प्रोसेस में है, उसमें टाइम लगता है। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 10 साल की सर्विस से पहले यदि हम सर्विस छोड़ते हैं तो हमको जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, हमारे जो प्रशिक्षण का कुछ चार्जेस होते हैं जो हर 1 साल से 10% लेस होते जाते हैं, तो वो मैंने 4,25,153 रुपये वो मैंने डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिए हैं और वो अंडर प्रोसेस में है, वो हो जाएगा। कौन लोग हैं जो ये पूरा जो प्रकरण है जो खासकर रिट का है, इसमें पूरा गोविंद सिंह डोटासरा का हाथ है, और चूंकि मुख्यमंत्री जी का पूरा उनके सर पे हाथ है,
बिना मुख्यमंत्री जी की परमिशन के वो नहीं कर सकते। और ये लाख करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला है जिसका पैसा दिल्ली तक गया है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। दिल्ली तक इसको सर केंद्र सरकार पे राजनीतिक पार्टी को, इन्हीं की पार्टी के इनके जो सरपरस्त हैं उन्हीं को गया होगा। सर आप अपनी मांगे बनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में स्वस्थ लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना आपको राजनीति क्या कर ये आंदोलन लड़ना चाहिए? देखिए सर, डेमोक्रेसी में आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो आप उसको राजनीति का नाम दो चाहे मत दो। एक इरादे के और पवित्र मन से यदि एकजुट होकर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसमें राजनीति कहाँ आवश्यकता है? नहीं, अभी उससे पहले भी आंदोलन हुए काफ़ी जो गैर राजनीतिक थे। अभी आप मांगने के लिए बैठे हो, हम चाहते हैं कि आप मालिक के रूप में बैठो, देने के रूप में। नहीं, ऐसा कुछ आपका भविष्य में विचार है क्या? नहीं, अभी इससे पूरा जो हमारा मूवमेंट है, पूरा आंदोलन है, वो भटक जाएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, जिसने कांग्रेस को भी वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, दूसरी पार्टी को वोट दिया है। ऐसा तो है नहीं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के जो मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति के पास ही पेपर पहुंचा है। सभी लोग पीड़ित हैं, तो इसमें पार्टी का जो रूप देना है मैं उसको सही नहीं समझता। राजस्थान से कितने विद्यार्थी आपके साथ हैं? लगभग पूरे साथ हैं, पर अब मैं आप पूछोगे कि सर रोड पे कितने हैं, तो वही जो एक डर, एक दहशत है, केस उनके खिलाफ केस कर देना, उनका करियर ख़राब कर देना, उस डर की वजह से विद्यार्थी आ नहीं पा रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कुछ मत कीजिए, आप मूवमेंट, आप सोशल मीडिया पे मूवमेंट चलाइए। अभी कोविड अभी आ रखा है, धारा 144 लगी है, कहीं नहीं लगी है, पर ओमिक्रॉन फैल रहा है। तो हम एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा भी कर्तव्य है। तो मैं, सरकार मुझे कहाँ से उठा ले? वहाँ तो 144 का हवाला दे के मुझे उठा लिया, मेरे गाँव से उठा ले मेरे को। गाँव में 144 लगा दी कि मेरे घर पे बैठ के अनशन करूँगा मैं अपनी पत्नी के साथ में, हमको अलग करके दिखा दे। विद्यार्थियों को डर है, उसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? विद्यार्थियों का डर जाते जाते जाएगा। पहले आपको मतलब अपना डर, मन का डर है वो निकालना पड़ेगा। सरकार जो है हमारे ही वोट से बनती है, ये कोई खुदा नहीं है, राजशाही नहीं है यहाँ पे। यदि इनको वापस सत्ता में आना है तो हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। मैं विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि अपने मन का डर निकालिए, आप बाहर निकलिए। यदि आप संगठित होकर बाहर निकलेंगे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, सरकार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। 1, 2, 3, 4 निकलेंगे तभी आपके ऊपर भय दिखाते हैं। सर रीट की जो भर्ती है उसमें धांधली को लेके चर्चा हो रही है, लेकिन ग्राम सेवक की जो भर्ती हुई, एसआई की जो भर्ती हुई, उनके भी पेपर्स जो लीक नहीं, बिल्कुल मैंने देखो पीछे भी लाइब्रेरियन का नाम लिया है, जीएन का नाम लिया है, एसआई का नाम लिया है और रीट का नाम लिया है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आरएस से लेकर राजस्थान कांस्टेबल तक हर वैकेंसी पे कुछ न कुछ दाग हैं, उन पे संदेह है। तो ऐसा कोई भी वैकेंसी, कोई भी है ना भर्ती नहीं है जो पूरी तरह पाक साफ है। आप देख लीजिए, इसमें आरएस में भी जो इंटरव्यू हैं, जो अपने खास मंत्री जो हैं अपने खास रिश्तेदारों को उसमें अच्छे नंबर दिलवाते हैं, ये आरोप लगे, आपके द्वारा लगे हैं। तो एक पूरे तंत्र को बदलने की आवश्यकता है। इसमें यदि अब हम रीट की लड़ाई लड़े, मान लो फिर 1-2 महीने बाद में फिर एग्ज़ाम हुई, उसमें फिर धांधली हुई, फिर उसकी लड़ाई लड़े, तो विद्यार्थी तो रोड पे रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा, पढ़ाई कब करेगा? तो हमने एक कमेटी की मांग की है कि एक ऐसी कमेटी बने ईमानदार आदमी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, जो पूरा कहाँ से लूप होल्स हैं, यानी कि एक परीक्षा का पेपर सेट होता है, तो उसमें आप देखो परीक्षा का पेपर सेट होता है तो उसमें 11-11, 12-12 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं। तो क्या हमारे पास इतने एक्सपर्ट जो हैं पेपर सेटिंग के लिए वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है? वहाँ से लेकर जहाँ पे पेपर छपता है, पेपर छपने के बाद में मेन सेंटर तक सप्लाई होता है, मेन सेंटर से फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कॉपियाँ अलग अलग सेंटरों पे, जीपीएस नहीं है, ट्रैकर होना चाहिए हमारे पास। जो पेपर जाते हैं, जो कई जगह आप देखो, कई जो जैसे नीट वगैरह के पेपर होते हैं तो इनमें वो होता है डिजिटल लॉक होता है, जैसे आपके एक बॉक्स में पेपर रख दिए जाते हैं और जब वो लॉक खुलता है तो एक मैकेनिज्म होता है, उसमें पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, कितने बजे वो लॉक खुला है। तो ऐसे हाईटेक तरीके सरकार अपना सकती है। ओमार सीट है, अच्छा पेपर लीक हो गया ये सबको पता है, पर बैकडोर से ओमार सीट भरवा के लोग सिलेक्शन करवा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं। हर 500-7 दिन ऐसे मतलब एजेंट पकड़े जाते हैं जो झांसा देते हैं कि आपकी ओमार सीट भरवा के हम आपको सेलेक्ट करवा देंगे, आपका सिलेक्शन करवा देंगे। यदि ग्राउंड में है तभी तो वो लोग कर रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे आप? तो पूरी जो ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के लिए और पूरी विश्वसनीयता के लिए एक पूरी कमेटी बने और पूरा अनुसंधान करे, पूरी उसका एक शोध करे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं।
और बड़े सुधार के लिए फिर जो उसके रिकमेंडेशन है उसको गवर्नमेंट कड़ाई से लागू करे। सर ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिससे आप अभी लड़ने जा रहे हो, तो अभी कोई पुलिस का ही दबाव या फिर पर्सनली भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको कुछ टॉर्चर वगैरह कुछ किया जा रहा है अभी? पुलिस का दबाव तो है ही। शुरू में जैसे मैं वो रिज़ाइन का डिसीजन लिया तो मेरी पत्नी के जो वर्क प्लेस पे हॉस्पिटल पे पुलिस का SHO आया, थाना प्रभारी आया। उसका क्या मतलब है मेरी पत्नी से पूछताछ करने का, आप बताइए? क्या क्राइम किया है उसने कोई? उसने मेरी पत्नी ने बोला कि आप मुझसे बात मत कीजिए, मेरे पति के नंबर लीजिए, आप ये घर का एड्रेस है वहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए। वो मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे जो एक सीनियर, नाम नहीं लूँगा, DIG हैं, वो उन्होंने आपको बुलाया है। मैं क्यों जाऊँ DIG के पास में? यदि मैंने कोई क्राइम किया है तो आप थ्रू मतलब आपका जो लीगल जो बनता है उस प्रोसेस के उसके ऊपर मुझे ले जाइए, जहाँ ले जाना, जेल में डाल दीजिए, जेल में जाना है तो आप। लोकतंत्र में गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना कहाँ गलत है? आप यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? रही बात कामयाबी मिलेगी ना मिलेगी, कम से कम लड़ाई तो लड़े। वो बात की बात है, लोग धीरे धीरे अवेयर होंगे, एकजुट होंगे, लोगों का डर निकलेगा, भय निकलेगा, तो वो कामयाबी भी हमको मिलेगी। सरकार पे कम से कम एक प्रेशर तो बनेगा। तो मैं तो अपनी मांग पे अडिग हूँ, जहाँ तक जाना पड़े मैं तो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुका हूँ, और जो लगाना होगा सब कुछ लगा दूंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। सरकार को ये भी कहना चाहूँगा, जितना डराने की कोशिश करे, गोलियों से बमों से नहीं डरे तो इनसे कहाँ डरेंगे? लगा दे जितना जोर लगाना चाहें। तो सर गोलियों की बजाय आज ये नहीं लग रहा कि सिस्टम से ज़्यादा चुनौती मिल रही है सामने, क्योंकि उस टाइम सामने से गोलियां थी, उसमें तो सर उसमें तो पता था कि सामने दुश्मन है, हाँ, और वो हमको मार देगा यदि हम उसको नहीं मारेंगे तो। ये तो ऐसे दुश्मन हैं जो मतलब आपको जितना टॉर्चर करना जितना कर सकते हैं, इनके पास इतनी मशीनरी है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हमको बोल रहे थे कि तुम सरकार से कहाँ टकरा रहे हो, तो पहाड़ है, नेस्त नाबूद हो जाओगे सरकार के सामने। सरकार का पावर, इतनी मशीनरी है सरकार के पास में, इतना संसाधन है, तुम अकेले आदमी, तुम्हें जो होगा देखा जाएगा। आप अपना जोर लगाइए, हम अपना जोर लगाएंगे। क्या उम्मीद युवाओं से, क्या अपील करना चाहोगे? इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो मैं युवाओं से ये अपील करूँगा कि हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, तो जो भी जरिया हो उस जरिए से मतलब सोशल मीडिया से हम जुड़ेंगे, बात करेंगे, और उस मूवमेंट को गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और सरकार पे एक प्रेशर बिल्डअप करेंगे, ताकि हमारी नहीं है, ये मेरी मांग नहीं है, मुझे कोई नौकरी नहीं लगना राजस्थान सरकार में, ठीक है, मेरी पत्नी भी नौकरी में है, मैं भी नौकरी में था, अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही थी, पर जो भावी हमारे जो बच्चे हैं, गार्जियन, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे आज उसकी चिंता है, कल बड़ा होगा वो कहाँ जाएगा, और स्टूडेंट तो हैं ही। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी जो रिट की हम लोग बात करते हैं कि 15,000 या आधे जो 20-10,000 जितने भी हैं पेपर आउट करवा के या OMR सीट बैकडोर से भरवा के सेलेक्ट हुए हैं, वो लोग ही इसमें सिस्टम में आ जाएंगे तो पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, सड़ा देंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम है तबाह हो जाएगा। किसको पढ़ाएंगे? गरीब बच्चे को। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब बच्चा, गांव तबके का गरीब बच्चा। अब उसका आप ये देखिए, एक जो टीचर होता है वो औसतन एक साल में 100 बच्चों को पढ़ाता है, जो प्राइमरी टीचर होता है। अब वो एक साल में 100 बच्चों को पढ़ाता है, तो 30 साल की सर्विस उसकी हम मानते हैं कि एवरेज 30 साल की सर्विस में वो कितने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देगा? 30,000। और ऐसे लगभग 10 से 15,000 टीचर यदि इस सिस्टम में आ जाएंगे तो लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये कोई सोच ही नहीं रहा, इस पहलू पे कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर घूस लेके वो सब इंस्पेक्टर बनेगा, फिर कल सब इंस्पेक्टर बन के घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा, फिर घूस दे के वापस छूट जाएगा। ये सिस्टम चलता रहेगा। अभी थे जो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, कोई राजनीतिक समर्थन जी, अभी जो थे आमरण अनशन पर बैठ गए, अंदर था कोई राजनीतिक समर्थन की भी उम्मीद है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग आवाज़ उठाएं वो किसी भी पार्टी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। कांग्रेस का व्यक्ति भी आके आवाज़ उठाता है, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी का उठाइए और दूसरी पार्टियों को उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर आज स्टूडेंट के हक की बात कीजिए आप, मेरा ये मांग है। पार्टी अगर धर्मकाल में जुड़ना चाहो तो क्या स्वागत नहीं। अभी मैं पार्टी को जोड़ने का मतलब ये है कि समर्थक आके समर्थन करे, पर मंच साझा करने वाला वो नहीं है। आपका जो ये आंदोलन है लास्ट तक नॉन पॉलिटिकल होगा ना? जी। क्या लगता है तो सर, बिना सिस्टम से जुड़े या बिना राजनीति में आए ये जंग काफ़ी टिपिकल, या फिर कोई ऐसी चुनौतियां जो आपको लगती हैं कि उनसे सामना करना पड़े? नहीं तो आप ये बताइए कि राजनीति से जुड़ के आसान कैसे है, वो तरीका बताइए मेरे को।
कौन तो है बिना सिस्टम में तो हुआ तो नहीं, अभी तक हो जाना चाहिए था, हुआ तो नहीं। तो वही कि इतनी मतलब विपक्ष भी मजबूत है, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्यों तो नहीं हो पा ये रहा? काम जैसे कि अभी देखिए कि विपक्ष को जो करना चाहिए था, कुछ दिन लोगों ने उसमें आवाज़ भी उठाई। आप भी अगर चाहते तो ये सिस्टम या क्यों ये नौबत क्यों आई कि आपको इस्तीफा देके यहाँ तक आना पड़ा, आज ये सब चीज़ें जो करनी पड़ी? इस्तीफा ये मैं तो लगातार न्यूज़पेपर में देख रहा था, पढ़ रहा था ना, रेट का कोई मैटर आज का थोड़ी है, उससे पहले भी हुए। मतलब लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंटों ने भी आंदोलन किए, पार्टी ने भी आवाज़ उठाई, पर इनके कान पे जून तक नहीं रहेंगे। दिक्कत क्या है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये बोल रहे हैं हमने किया है और हम मानेंगे नहीं, जो करना आप कर लो। तो वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत घातक है, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। मैं नहीं तो कोई दूसरा भाई उठाए, आवाज़ तो उठाए कम से कम, और हो उठा भी रहे हैं लोग, मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे बेचारे। मेरे पास ऐसे लोगों के फ़ोन आए, मैं आप बात करवा दूंगा उनसे कि सर बोले मैंने पूरा जो सिस्टम है कहाँ कहाँ इन्होंने एक पूरा तरीका निकाल रखा है पेपर आउट करने का और ये धांधलियों का। मैं मंत्री के पास गया तो मुझे 9 दिन जेल में डाल दिया उन्होंने, 9 दिन जेल में रह के आया वो आदमी। बोले सर मेरे तो पीछे कोई खड़ा नहीं है। तो मेरे को तो ऐसा है उन्होंने किनारे लगा दिया। आज मैं किसी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में उसको पढ़ा के अपना गुजारा कर रहा हूँ, पर सर बोला आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये तो पूरी कोशिश करेंगे, की भी इन्होंने, आगे भी करेंगे, पर हम नहीं घबराएंगे। पत्नी का भी जिक्र बार बार कर रहे हो, तो क्या उनके इस्तीफे की भी ये नेक्स्ट चीज़ देखी जाएगी? नहीं तो उसने तो बोला है मेरे को, पहले बोला था वो, तो मैंने बोला था कि सरकार हट धर्मिता नहीं, हम अपनी कोशिश करेंगे, नहीं मानेंगे तो उसका इस्तीफा वो खरीद दे दूँगी, मैं क्या है। राजस्थान सरकार की आवाज़ उठाओगे या केंद्र सरकार की खिलाफ? भाई मैं धांधलियाँ राजस्थान सरकार में हुई है, ठीक है, तो न केंद्र सरकार में हुई, न पंजाब सरकार में हुई, न MP सरकार में हुई, न बिहार सरकार में हुई, न वेस्ट बंगाल सरकार में हुई, तो उनकी बात ही क्यों करना। हुई होगी तो मेरा इतना कद है नहीं कि मैं वहाँ जाके लड़ूँ। पहले अपना घर तो सुधारूँ, मैं अपना घर तो सुधरे। तो अपने भी जिले में 2 साल हो गए भर्ती हुए जी, आर्मी की भर्ती हुई 2 साल हो गए। सर हम भर्ती, देखो मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, मैं धांधलियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये वैकेंसी 2000 क्यों निकाली, आपने ये 50,000 निकालनी थी, आपने 2000 क्यों निकाली, ये तो सरकार का वो है ना। वो यदि मैं शामिल कर लूँगा तो उसमें जो मुद्दा है वो भटक जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप विद्यार्थियों से ये कहता हूँ, राजस्थान सरकार में जो भी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, भर्तियों में किसी भर्ती में वो शामिल हो रहे हैं, लगभग सभी भर्तियों में धांधली हो रही है। आप पर्टिकुलर रीट या इसकी SI की बात क्यों कर रहे हो? कल को आप कोई दूसरी परीक्षा दोगे उसमें धांधलियाँ होंगी। तो बात तो सिस्टम सुधारने की चल रही है ना। तो बात यदि सिस्टम सुधारने की चल रही है तो जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग 70 लाख के आसपास बताते हैं, राजस्थान सबसे दूसरे नंबर पर बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे है। वहाँ पे ये हालात हैं, देखो आप, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।